दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दृष्टि का मंथली कंपाइलेशन जो दृष्टि के वेबसाइट पर आपको सीधे तौर पर मिल सकता है। तो ये दिसंबर 2025 का अंक है और इसमें हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, हम उन सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। तो आइए देखते हैं विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। तो सबसे पहले है कि चर्चा में ये है क्यों। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG राम जी, ठीक है, विधेयक 2025 को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो इसके मुख्य बिंदुओं को देखें तो यह अधिकार आधारित मांग प्रेरित ग्रामीण रोजगार योजना से हटकर बजट सीमित आपूर्ति प्रेरित ढांचे की ओर एक मौलिक परिवर्तन को दर्शाता है, जो विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप है। ग्रामीण गरीबी में वर्ष 2011-12 के 25.7% से घटकर वर्ष 2023-24 में लगभग 5% तक तीव्र गिरावट आई है, जिससे संकट निवारण कार्यक्रम के रूप में मनरेगा की आवश्यकता कम हुई है और उत्पादकता आधारित रोजगार की दिशा में बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। तो ये मुख्य बिंदु है। हम अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को देखें तो इसमें है वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी, यानी कि प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। दूसरा, सशर्त एवं गैर सार्वभौमिक कवरेज, यानी कि रोजगार केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होगा। ठीक है। तीसरा है VGPP के माध्यम से बॉटम अप योजना। ठीक है, ये क्या है? तो स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के निर्माण को अनिवार्य करता है, जिन्हें ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर समेकित किया जाएगा तथा समन्वित अवसंरचना योजना के लिए PM गति शक्ति के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके बाद देखिए केंद्र प्रायोजित योजना संरचना। तो लागत साझेदारी पैटर्न को संशोधित कर अधिकांश राज्यों के लिए 60:40, ठीक है, मनरेगा के तहत पहले 10% राज्य की हिस्सेदारी के स्थान पर यह किया गया है, तो जिससे राज्यों पर वित्तीय भार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 का पैटर्न यथावत रहेगा, यानी कि 90% जो फंड है वो केंद्र प्रायोजित रहेंगे और 10% जो है वो आपके राज्य के सौजन्य से प्रदान किए जाएंगे। अब और दिया है कि प्रमुख प्रावधानों में तो कृषि ऋतुओं के दौरान सुविधा। तो यह अधिनियम राज्यों को बुआई और कटाई के चरम मौसम के दौरान एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 दिनों तक कार्यक्रम को स्थगित करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे कृषि गतिविधियों के लिए खेतीहर श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। ठीक है। इसके बाद दूसरे प्रावधान में देखें तो बेरोजगारी भत्ता प्रावधान। ठीक है, यदि कार्य की मांग किए जाने पर
ठीक है, 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकारों द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाना इसमें प्रावधानित है, इसमें इसका प्रावधान है। ठीक है, तो हमने प्रमुख प्रावधानों को पढ़ा, जिसमें कि वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी, सशर्त एवं गैर सार्वभौमिक कवरेज, VGPP के माध्यम से बॉटम अप योजना, केंद्र प्रायोजित योजना संरचना, कृषि ऋतुओं के दौरान सुविधा, ठीक है, और बेरोजगारी भत्ता प्रावधान। तो ये सभी इसके प्रमुख प्रावधान हैं। अब हम लोग चुनौतियों को देखें तो चुनौतियों में पहला दिया है कि रोजगार के अधिकार का क्षरण। आलोचकों का तर्क है कि यह अधिनियम मनरेगा के अधिकार आधारित ढांचे को कमजोर करता है, क्योंकि यह मांग आधारित कानूनी रूप से लागू होने वाला अधिकार को आपूर्ति आधारित बजट सीमित कार्यक्रम में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, दूसरी चुनौती हम देखें तो सार्वभौमिक कवरेज की हानि। अब रोजगार सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित नहीं है और देखें केवल उन क्षेत्रों तक सीमित है जिन्हें केंद्र द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिससे ज़रूरतमंद परिवारों के बहिष्कार की चिंता उत्पन्न होती है। अगला चुनौती में देखें तो राज्यों पर बढ़ता वित्तीय बोझ। संशोधित लागत साझाकरण पैटर्न राज्यों की वित्तीय जिम्मेदारी को काफ़ी बढ़ा देता है, जो विशेषकर गरीब राज्यों में प्रभावी क्रियान्वयन को सीमित कर सकता है। ठीक है, और अगली चुनौती देखें तो सीमित आवंटन प्रतिक्रियाशीलता को बाधित करता है। राज्यवार निर्धारित मानक आवंटन संकट के समय रोजगार बढ़ाने की क्षमता को सीमित करता है। तो ये सभी चुनौतियां थी जिसे हम लोगों ने देखा। अब सुझाव इसमें देखें तो ये सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला कि योजनाओं में समन्वय को सुदृढ़ बनाना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के प्रभावी एकीकरण से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अल्पकालिक वेतन आधारित रोजगार, कौशल विकास, ऋण पहुंच और बाजार से जुड़ाव के माध्यम से सतत आजीविका में परिवर्तित हो। दूसरा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा देना। कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम की खपत को कम करने के लिए ग्रामीण लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी कि MSMEs, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों, हस्तशिल्प और सेवा उद्यमों का विस्तार आवश्यक है। इसके बाद देखें तो अगले सुझाव में दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना। इसमें निधियों, कार्यों एवं पदाधिकारियों के अधिक हस्तांतरण के साथ साथ PRI की क्षमता निर्माण से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की स्थानीय योजना कार्यान्वयन एवं जवाबदेही में सुधार होगा। ठीक है, अगला सुझाव में दिया है कि डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन का लाभ उठाना। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना, डिजिटल भुगतान, ग्रामीण ब्रॉडबैंड तथा स्वयं सहायता समूहों और पारिवारिक संगठनों के माध्यम से ऋण तक पहुंच का विस्तार पारदर्शिता में वृद्धि कर सकता है, भ्रष्टाचार को कम कर सकता है और ग्रामीण उद्यमिता को समर्थन दे सकता है। तो हमने ये सुझाव भी देखा। तो इस टॉपिक से संबंधित हमने सुझाव देखे, चुनौतियों जो चुनौतियां हैं VV जी राम जी का विधेयक की, प्रमुख प्रावधानों को देखा। अब हम लोग निष्कर्षतः हम देखते हैं कि यह सुधार ग्रामीण परिस्थितियों में हो रहे बदलावों को दर्शाता है, लेकिन इससे सबसे गरीब लोगों की आय संबंधी सुरक्षा के कमज़ोर होने का खतरा है। सतत विकास लक्ष्य 1, ठीक है, गरीबी उन्मूलन तथा सतत विकास लक्ष्य 8 सम्मानजनक कार्य को प्राप्त करने के लिए एक संतुलित मॉडल अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उत्पाद और जलवायु प्रतिरोधी संपत्तियों का निर्माण करते हुए कार्य करने के अधिकार की रक्षा करें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने VV जी राम जी को देखा। इससे संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम परिसंपत्तियों के निर्माण में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक में देखेंगे।